तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीपीएस का यूनिट नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ सी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सी प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स। सबसे पहला आता है मॉड्यूलरिटी, उसके बाद है एक्सटेंसिबिलिटी, उसके बाद है एलिगेंट सिंटैक्स, उसके बाद है केस सेंसिटिव, उसके बाद है लेस मेमोरी रिक्वायर्ड, द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंपाइलर, अ पावरफुल एंड वेराइड रेंज ऑफ ऑपरेटर्स, रेडी एक्सेस टू हार्डवेयर व्हेन नीडेड। ये सभी सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये कहीं पे मोस्टली काम नहीं आते हैं। एग्जाम्स में भी आपको फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग नहीं पूछेंगे। मोस्टली केसेस में मैंने जहाँ तक पेपर्स को स्टडी किया है, मुझे एक बार ही दिखा है ये क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मेरे को ये क्वेश्चन दिखा नहीं है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग कि सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आता है उसका डॉक्यूमेंट सेक्शन यूज्ड फॉर कमेंट्स। उसके बाद आता है लिंक सेक्शन की अगर कोई लिंक या वो हो। फिर डेफिनेशन सेक्शन, उसके बाद आता है उसका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, उसके बाद वर्ड मेन, उसके बाद आता है सब प्रोग्राम सेक्शन कि अगर उसके अंदर कोई सब प्रोग्राम हो या फिर यूज़र डिफाइन फंक्शन हो उसके लिए। ये अभी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये स्ट्रक्चर है सी प्रोग्रामिंग का, वो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। लिंक सेक्शन मोस्टली प्रोग्राम्स में नहीं होता है। फिर यहाँ पे डेफिनेशन सेक्शंस, यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे हैज़ इंक्लूड वर्ड मेन। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, यहाँ पे हम वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, फंक्शंस को डिफाइन करेंगे। ये एक फंक्शन है, उसके बाद ये एक वेरिएबल है, ये हम ग्लोबली डिक्लेयर कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें डीपली आपको समझाई हुई है, अभी के लिए सिर्फ आपको ये याद रखनी है। और मेनली तो आपको ये स्ट्रक्चर में तो सिर्फ इतना ही पोर्शन याद रखना है, बाकी एग्जाम्पल में तो आपको लिख सकते हो। मोस्टली स्ट्रक्चर ही पूछते हैं। और उसके बाद ये है मेन सेक्शन आपका। और उसके बाद ये यूज़र डिफाइन फंक्शन, वर्ड डिफाइन करके जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है। अब सबसे पहला आता है टॉपिक हमारा सी प्रोग्रामिंग में कमेंट्स का। जो यहाँ पर हमने ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ना लाइन लिखी हुई, ये कमेंट है एक टाइप की। अ कमेंट इज एन एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम। ये कमेंट है ना, वो कभी भी आपको फिर कोड में रन होती हुई नहीं दिखेंगी। ये सिर्फ यूज़र को अंडरस्टैंड करने के लिए दी हुई है कि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आकर आपका कोड समझे तो सिर्फ उसके लिए आपको दी हुई है। फिर उसके बाद इट हेल्प्स अ प्रोग्राम टू एक्सप्लेन लॉजिक ऑफ द कोड एंड इम्प्रूव प्रोग्राम रीडेबिलिटी। कि आप अगर कोई भी लॉजिक लगा रहे हो कहीं पे भी, तो आप उसके बाजू में कमेंट लिख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लगाया है, जिससे उसको पता चले कि हाँ भाई यहाँ पे इस कोड में इतने पोर्शन में ये हो रहा है पार्ट हमारा। एट रन टाइम अ कमेंट इज इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बोला कि रन टाइम पे कंपाइलर कमेंट को इग्नोर करता है, कि वो रन नहीं होता है। और कमेंट भी दो टाइप की आती है, पहली है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरी है हमारी मल्टी लाइन कमेंट। अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट को लिखना हो तो हम डबल स्लैश करके उसको डिनोट करेंगे, डबल फॉरवर्ड स्लैश करके। और ये सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होगी कि हमें एक ही लाइन में कुछ लिखना है, इसके लिए हम करेंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे। और मल्टी लाइन कमेंट में हम क्या से स्टार्ट करेंगे कि वो स्टार्ट होगी फॉरवर्ड स्लैश एंड एस्ट्रिक साइन के साथ, और एंड होगी एस्ट्रिक साइन और फॉरवर्ड स्लैश के साथ। और ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए मोस्टली यूज़ होती है कि अगर आपको एक से ज़्यादा लाइन में आपकी कमेंट लिखनी है, अगर आपकी एक लाइन में पूरी कमेंट नहीं आ रही तो मल्टी लाइन्स आपकी कमेंट हुई तो आप मल्टी लाइन कमेंट यूज़ कर सकते हैं। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, मेरा एरो जहाँ पर अभी पॉइंट आउट हो रहा है वहाँ पे। कमेंट के लिए तो बस इतना ही अभी पोर्शन है। उसके बाद आती है हमारी हेडर फाइल। अ हेडर फाइल इज अ फाइल विथ एक्सटेंशन .h which contains the set of predefined standard library function. The hash include preprocessing directive is used to include the header file with extension in the program. Header files mostly पहले से प्रीडिफाइंड होती है लाइब्रेरी फंक्शंस में। मान लो कि आपका इनपुट आउटपुट फंक्शन हो गया, कंसोल इनपुट आउटपुट हो गया, या फिर कोई मैथ फंक्शन हो गया, तो वो ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में पहले से प्री डिफाइन होती है। बस आपको सिर्फ उसको हैज़ इंक्लूड करके इंक्लूड करना होता है। जैसे कि अभी जो सी प्रोग्रामिंग पीपीएस में आपका है, उसमें सिर्फ एक यही यूज़ होती है मेनली, stdio.h।
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी फाइल, ये आपका भी यही यूज़ हो रही है और डॉट एच के साथ उसको लिखते हैं। ये आपको किस काम में आती है? इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए, जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। बाकी कोनियो डॉट एच है, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन, वो अभी इस टाइम पे सी प्रोग्रामिंग में मोस्टली यूज़ नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनका मेन यूज़ आप गेट सी एच एंड सी एल आर एस सी आर में कर सकते हो, क्लियर स्क्रीन करने के लिए मोस्टली वो उसी में यूज़ होती है। उसके बाद आता है मैथ डॉट एच। सारे मैथमेटिकल फंक्शंस आपको मैथ नाम के लाइब्रेरी में आपको मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो तो डायरेक्टली आप हैज़ इंक्लूड करके मैथ डॉट एच हेडर फाइल को आप डायरेक्टली ले सकते हो, जिससे कि आपको आपका पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का हम लिखते हैं तो अंडर रूट ऑफ जो आप लिखते हो वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप यहाँ पे लिख दोगे तो चलेगा, SQRT। और फिर पावर करने के लिए हम A × A करते हैं, तभी उसका जाके पावर होता है, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम पावर फंक्शन का वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग फंक्शंस आपको आपकी सारी स्ट्रिंग फंक्शन यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे कि आपको स्ट्रिंग की लेंथ मेज़र करनी हो या स्ट्रिंग को कंपेयर करना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के लिए। उसके बाद है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स आर डिफाइंड एज द डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट अ वेरिएबल कैन स्टोर अ डेटा। ये मोस्टली डेटा टाइप्स आपको इसलिए दी हुई होती है कि आपको यूज़र कोई भी, मान लो कि यूज़र को इंटीजर में वैल्यू स्टोर करनी है। अब इंटीजर की कुछ एक लेंथ होती है कि वो उतनी लेंथ तक ही स्टोर कर सकता है, इसलिए डेटा टाइप्स होती है। इट डिटरमाइंस द टाइप एंड द साइज ऑफ डेटा एसोसिएटेड विथ वेरिएबल। जैसा मैंने आपको बोला कि उसकी साइज और टाइप आपको पहले से आप होती है वेरिएबल्स के साथ। अब डेटा टाइप्स इन सी, प्राइमरी डेटा टाइप्स इन सी देर आर, उसमें दो टाइप्स की डेटा टाइप है। पहली है प्राइमरी डेटा टाइप और दूसरी है सेकेंडरी डेटा टाइप। सेकेंडरी डेटा टाइप में भी दो टाइप्स होती है, एक डिराइव डेटा टाइप और एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप में आपका आ जाएगा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। यूज़र डिफाइंड में आ जाएगा आपका स्ट्रक्चर, यूनियन। और जो प्राइमरी डेटा टाइप है उसमें आपका आ जाएगा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। उसके बाद पहले हम देखेंगे प्राइमरी डेटा टाइप्स। प्राइमरी डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन डेटा टाइप्स विच आर डायरेक्टली सपोर्ट बाय द मशीन। जो प्राइमरी डेटा टाइप्स होती है वो मशीन के द्वारा डायरेक्टली सपोर्टेड होती है, वो हमें कहीं से यूज़र डिफाइन नहीं होती, वो मशीन में इनबिल्ट ऑलरेडी होती है। दे आर ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल डेटा टाइप्स, जैसे कि इंटीजर हो गया। इंटीजर में डेटा टाइप कैन स्टोर इंटीजर नंबर विच इज़ होल नंबर विदाउट फ्रैक्शन, सच फ्रैक्शन पार्ट सच एज 10, 105। विदाउट पॉइंट की जो वैल्यूज़ आपको मिलती है वो हम इंटीजर में स्टोर करते हैं। सी लैंग्वेज हैज़ 3 classes of integer storage, namely short integer, and long integer. All these types have signed as and unsigned forms। मतलब कि शॉर्ट इंटीजर में आपकी जो वैल्यू की लेंथ होती है ना वो थोड़ी शॉर्ट होती है कि आप इतने वैल्यू तक ही स्टोर कर पाते हो। इंटीजर में उससे थोड़ी बड़ी होती है और लॉन्ग इंटीजर में उससे ज़्यादा बड़ी होती है। एग्जाम्पल आप देख लो, इंटीजर का a = 10, यहाँ पे आपकी कोई भी फ्लोटिंग वैल्यूज़ नहीं आएगी, 10 पॉइंट करके नहीं आएगा, सिर्फ पॉइंट के पहले की वैल्यू आएगी, पॉइंट के बाद की वैल्यू ये लोग लिखेंगे ही नहीं। उसके बाद आता है फ्लोट। फ्लोट डेटा टाइप कैन स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विच रिप्रेजेंट अ रियल नंबर विथ डेसिमल पॉइंट, फ्रैक्शनल पार्ट सच एज 10.50, 155.25। फ्लोट में क्या होगा कि हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है वो भी आपको देखेगा डेसिमल पॉइंट्स के साथ, मतलब कि 10.55 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। When the accuracy of the floating point number is insufficient, we can use the double to define the number। अगर हमें फ्लोट में वैल्यूज़ अगर हमारे पास कम पड़ रही है तो हम डबल का यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट का एक अपग्रेडेड वर्जन आप कह सकते हो डबल है, जैसे कि ऊपर में शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर था, वैसे ही हम कह सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जांपल है उसका, फ्लोट a = 10। अब आएगा कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप कैन स्टोर सिंगल कैरेक्टर ऑफ अल्फ़ाबेट और डिजिट और स्पेशल सिंबल सच एज A, 5 एक्सेट्रा। कैरेक्टर में हम एक सिंगल कैरेक्टर, अल्फ़ाबेट, डिजिट या कोई स्पेशल सिंबल को स्टोर कर सकते हैं। ईच कैरेक्टर इज असाइंड सम इंटीजर वैल्यू विच इज़ नोन एज ASCII वैल्यू। अगर आप लोगों को ASCII वैल्यू के बारे में पता ना हो तो जो हमारे कीबोर्ड में A, B, C, D, E, F जितने भी कीबोर्ड्स में कैरेक्टर्स और नंबर्स दिए हुए ना, उन सब की एक ASCII वैल्यू होती है।
अगर हम ए प्रेस करेंगे ना तो वो 65 उसकी आस की वैल्यू है, कैपिटल ए की वैल्यू। तो वो 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देगा, तब कंप्यूटर को जाकर पता चलेगा कि हाँ भाई हमने यहाँ से ए प्रेस किया है, वरना कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा। तो उसे हम ASCII वैल्यूज़ बोलते हैं। जो 65 है ना वो हमारी ASCII वैल्यू होती है। एग्जाम्पल देख लो आप, कैरेक्टर ए, ये डेटा टाइप है हमारी, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल का डेटा है ए। उसके बाद आता है void। void टाइप has no value, therefore we cannot declare it as a variable as we did in case of integer, float और character। जैसे कि हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट को वेरिएबल के फॉर्म में दिखा सकते हैं, void की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, इसलिए हम इसे दिखा ही नहीं सकते। तो void डेटा टाइप इज यूज टू इंडिकेट दैट फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। void इसलिए यूज होता है कि भाई फंक्शन हमारा है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर हम उसकी जगह पे इंटीजर लिखते तो वो रिटर्न करता है वैल्यू, अगर हम कैरेक्टर लिखते तो कैरेक्टर रिटर्न करता है वो वैल्यू, ऐसे। अब आता है हमारी सेकेंडरी डेटा टाइप्स। सेकेंडरी डेटा टाइप्स आर नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड बाय द मशीन। जैसा मैंने आपको पहले बोला कि यह वो यूजर डिफाइन हो गया, वो एरे या पॉइंटर होगा। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स टू हैंडल रियल लाइफ डेटा इन मोर कन्वीनियंट वे। इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली होगी हमारी डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स इज एक्सटेंशन ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स। इट इज बिल्ट इन सिस्टम एंड इट्स स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज्ड। एग्जाम्पल एरे एंड पॉइंटर। डिराइव्ड डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या होगा कि उसका एक बार हम अगर स्ट्रक्चर फिक्स कर दे उसके बाद वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एरे अगर हम ले तो एरे की साइज हम फिक्स कर दे कि 5 का ये एरे हमें चाहिए, तो फिर उसके बाद वो पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा। एरे का जब आगे कॉन्सेप्ट आपको आएगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एन एरे इज अ फिक्स्ड साइज सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। उसके बाद है पॉइंटर। पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कंटेन मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर का काम क्या है कि किसी एक स्पेशल वेरिएबल है वो जो कंटेन करता है मेमोरी एड्रेस ऑफ किसी और वेरिएबल का, वो मेमोरी एड्रेस कंटेन करता है कि भाई ये वेरिएबल यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, ऐसे तरीके से। इसका भी आपको एक पूरा यूनिट है, उस यूनिट में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए आपको डिराइव्ड डेटा टाइप्स में ये 2 टाइप्स एग्जाम्पल में याद रखनी है। उसके बाद है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कैन बी क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है वो यूजर क्रिएट करता है प्रोग्राम बनाते वक्त, और वो कॉम्बिनेशन हो सकता है प्राइमरी डेटा टाइप का या फिर डिराइव्ड डेटा टाइप का। उसके एग्जाम्पल्स है स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम। स्ट्रक्चर में अगर हम देखें ना तो स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स ग्रुप्ड टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम। स्ट्रक्चर एक है वो कलेक्शन है डेटा आइटम्स का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा हम एक साथ करके एक सिंगल नेम के अंदर रखते हैं तो वो स्ट्रक्चर में कंसिडर होता है। उसके बाद है यूनियन। यूनियन इज लाइक स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दैट ईच एलिमेंट शेयर्स अ कॉमन मेमोरी। ऊपर में जो भी हम डेटा को देते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा मेमोरी उसको अलग होती है, और यूनियन में ऐसा नहीं होता। यूनियन में सारे कॉमन मेमोरी ही यूज़ करते हैं। उसके बाद इनम। इनम इज यूज टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कंस्टेंट द नेम दैट मेक प्रोग्राम इजी टू रीड एंड मेंटेन। ये आपको सिर्फ ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है इनम, ये सिर्फ आपको याद रखना है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स।